इन्फो वर्ल्ड में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे तारीखी वाक़ये की कहानी जानने जा रहे हैं जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि जानने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोल रहे हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, हिरोशिमा। ये सिर्फ एक शहर या एक तारीख का नाम नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जिसने इंसानियत की क्षमताओं और उसकी सीमाओं दोनों को एक साथ दुनिया के सामने ला खड़ा किया। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे सिर्फ तारीखों और आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है। वे उस दौर की राजनीतिक मजबूरियों, वैज्ञानिक सफलताओं और उन इंसानी कहानियों को समेटे हुए हैं जो उस विनाश के बीच कहीं खोसी गईं। तो आज हमारी कोशिश इन सभी धागों को एक साथ बुनकर एक पूरी तस्वीर तैयार करने की होगी। मतलब हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि चीजें उस मोड़ तक पहुंची ही क्यों। सही बात है। और जब विज्ञान ने इंसान के हाथ में इतनी बड़ी ताकत दे दी तो उसका नतीजा क्या निकला? ये कहानी सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों की नहीं है। ये विज्ञान की शक्ति, युद्ध की क्रूरता और मानवता के सामने खड़े हुए सबसे बड़े नैतिक सवालों में से एक की कहानी है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1945 के मध्य में द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। यूरोप में हिटलर की नाजी जर्मनी तो घुटने टेक चुकी थी, लेकिन प्रशांत महासागर में एक अलग ही जंग चल रही थी। जापान पीछे हटने को तैयार नहीं था। और ये सिर्फ जिद की बात नहीं थी। जापानी सैन्य संस्कृति में आत्मसमर्पण को सबसे बड़े अपमान के तौर पर देखा जाता था। उनके सैनिक आखिरी सांस तक लड़ो के सिद्धांत पर यकीन करते थे। अमेरिकी रणनीतिकारों को यह पता था और उन्हें यह भी पता था कि जापान का हर नागरिक आखिर तक लड़ेगा, जिससे ये युद्ध और भी लंबा और खूनी हो सकता था। इसी वजह से अमेरिका पर युद्ध को जल्दी खत्म करने का बहुत ज्यादा दबाव था। अनुमान ये लगाए जा रहे थे कि अगर जापान के मुख्य द्वीपों पर जमीनी हमला किया गया, जिसे ऑपरेशन डाउनफॉल नाम दिया गया था जी, तो उसमें 10 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और उससे भी कहीं ज्यादा जापानी सैनिक और नागरिक मारे जा सकते थे। और ये एक ऐसी तबाही थी जिससे जाहिर है हर कोई बचना चाहता था। और इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका का एक टॉप सीक्रेट वैज्ञानिक प्रोजेक्ट अपने अंजाम तक पहुंच चुका था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। हाँ, 3 साल से ज्यादा वक्त से हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर दुनिया का पहला परमाणु हथियार बनाने में लगे हुए थे। और जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में हुए ट्रिनिटी टेस्ट के साथ उन्होंने ये कर दिखाया था। मतलब इंसान ने इतिहास में पहली बार परमाणु को तोड़ने की शक्ति हासिल कर ली थी। तो अब अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार था जो युद्ध का नक्शा ही बदल सकता था। लेकिन सवाल ये था कि इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाए। और यहीं पर हिरोशिमा की कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। लक्ष्य चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई और यहाँ स्रोतों से एक बहुत ही परेशान करने वाली बात निकल कर आती है। वो क्या? हिरोशिमा को सिर्फ इसलिए नहीं चुना गया था कि वो एक सैन्य ठिकाना था, बल्कि इसलिए भी चुना गया क्योंकि वो एक साफ सुथरा कैनवस था। अच्छा। अमेरिकी योजनाकार अपने इस नए हथियार की असली ताकत देखना चाहते थे। और इसके लिए उन्हें एक ऐसा शहर चाहिए था जो पहले से पारंपरिक बमबारी में बर्बाद ना हो, ताकि धमाके से हुए नुकसान का सटीक आकलन किया जा सके। बिल्कुल। ये एक सैन्य कार्रवाई से ज्यादा एक भयानक वैज्ञानिक प्रयोग जैसा था। तो एक तरह से शहर का लगभग अछूता होना ही उसके विनाश का कारण बन गया। ये सोचना भी कितना अजीब है। बिल्कुल। हिरोशिमा दक्षिणी जापान का एक अहम शहर था। ये जापानी सेना के दूसरे जनरल हेडक्वार्टर का केंद्र था और एक बड़ा औद्योगिक और सप्लाई हब भी था। लेकिन सैन्य महत्व के अलावा योजनाकारों के लिए इसका आकार और टोपोग्राफी भी परफेक्ट थी, ताकि धमाके का असर ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में फैल सके। और फिर उस हथियार को एक नाम दिया गया, लिटिल बॉय। हाँ, लिटिल बॉय। ये नाम इसकी विनाश लीला को देखते हुए एक मजाक जैसा लगता है। सही बात है। ये एक गन टाइप बॉम्ब था। इसके अंदर सचमुच एक बंदूक जैसा मैकेनिज्म था जो यूरेनियम 235 के एक हिस्से को दूसरे पर दागता था, जिससे वो प्रलयकारी धमाका होता था। डिजाइन में सरल पर असर में कल्पना से परे। इसका वजन कितना था? इसका वजन था लगभग 4400 किलोग्राम और इसकी विस्फोटक क्षमता लगभग 15 किलोटन TNT के बराबर थी। 15 किलोटन? जी। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि 15,000 टन पारंपरिक विस्फोटक एक ही जगह एक ही पल में फट रहे हों।
बाप रे। ये इतनी ऊर्जा थी जितनी दुनिया ने पहले कभी एक साथ नहीं देखी थी। और फिर वो दिन आया, 6 अगस्त 1945। एनोला गे नाम के एक B-29 बॉम्बर ने 12 लोगों के दल के साथ प्रशांत महासागर के टिनियन द्वीप से उड़ान भरी। विमान के पायलट थे कर्नल पॉल W. टिबिट्स। मिशन इतना गुप्त था कि ज्यादातर क्रू को भी आखिर तक पता नहीं था कि वो क्या ले जा रहे हैं। हाँ, उन्हें बस इतना पता था कि ये कोई बहुत शक्तिशाली बम है। कई घंटों की उड़ान के बाद विमान हिरोशिमा के आसमान में पहुंचा। मौसम साफ था। नीचे शहर में लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग काम पर। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी दुनिया खत्म होने वाली है। और फिर स्थानीय समय के अनुसार ठीक सुबह 8:15 पर लिटिल बॉय को विमान से गिरा दिया गया। 43 सेकंड तक गिरने के बाद बम को शहर के केंद्र के ऊपर जमीन से लगभग 1900 फीट की ऊंचाई पर डिटोनेट किया गया। इस ऊंचाई को भी शायद इसीलिए चुना गया था ताकि तबाही ज्यादा हो। हाँ, ताकि शॉकवेव और गर्मी का असर ज्यादा से ज्यादा इलाके को तबाह कर सके। और फिर जो हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 1 सेकंड से भी कम समय में एक बहुत तेज रोशनी हुई, आंखों को अंधा कर देने वाली चमक, जैसे आसमान में एक नया सूरज उगाया हो। बिल्कुल, जो असली सूरज से हजारों गुना ज्यादा चमकदार था। और इसके साथ ही एक विशाल आग का गोला बना जिसका तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। 10 लाख डिग्री? हाँ, सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म। उस गोले ने अपने ठीक नीचे मौजूद हर चीज, इमारतें, गाड़ियां, इंसान, सबको तुरंत भाप में बदल दिया। इस धमाके ने एक शक्तिशाली शॉकवेव भी पैदा की होगी। हाँ, एक धमाके की लहर जिसकी रफ्तार आवाज से भी तेज थी। इस लहर ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। 2 किलोमीटर के दायरे में लगभग हर इमारत जमींदोज हो गई। लकड़ी के घर तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। और कंक्रीट की इमारतों का क्या हुआ? वो भी मलबे के ढेर में बदल गई। और तबाही यही नहीं रुकी। धमाके से निकली गर्मी ने पूरे शहर में आग लगा दी। गैस लाइनें फट गईं, लकड़ी के घर जलने लगे। कुछ ही मिनटों में ये छोटी छोटी आगें मिलकर एक भयानक अग्निकांड यानी फायर स्टॉर्म में बदल गईं। फायर स्टॉर्म मतलब आग का बवंडर। हाँ, एक आग का बवंडर जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया। ऑक्सीजन इतनी तेजी से जल रही थी कि शहर के केंद्र की तरफ तूफानी हवाएं चलने लगी थी जो लोगों को भी आग में खींच रही थी। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इंसानी जान का कितना नुकसान हुआ। चंद सेकंड के भीतर शुरुआती अनुमानों के मुताबिक लगभग 70,000 से 80,000 लोग मारे गए। 70 से 80,000 लोग सिर्फ कुछ सेकंड में? जी। जो लोग धमाके के केंद्र के पास थे वे तो तुरंत भाप बन गए। उनकी सिर्फ परछाइयां दीवारों पर छप कर रह गईं। जो थोड़ी दूर थे वे शॉकवेव और आग की चपेट में आ गए। और ये तो सिर्फ शुरुआती आंकड़ा था। हाँ, ये तो सिर्फ तत्काल मौतों का आंकड़ा है। 1945 के अंत तक रेडिएशन की भयानक बीमारी, जलने और दूसरी चोटों के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 1,40,000 तक पहुंच गई। रेडिएशन ये एक ऐसा अदृश्य हत्यारा था जिसके बारे में उस वक्त ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे। बिल्कुल। और जो लोग उस हमले में किसी तरह बच गए उन्हें बाद में हिबाकुशा कहा जाने लगा। हाँ, हिबाकुशा। जापानी में इसका मतलब है विस्फोट से प्रभावित लोग। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। उन्हें जीवन भर भयानक जलन के निशानों, ल्यूकीमिया और दूसरे कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा। लेकिन शारीरिक जख्मों से ज्यादा गहरे थे मानसिक जख्म। जरूर। स्रोतों में एक हिबाकुशा का अनुभव दर्ज है। वो बताती हैं कि धमाके के बाद जब उन्हें होश आया तो चारों तरफ अंधेरा था और काली बारिश हो रही थी। ये रेडियो एक्टिव धूल और राख की बारिश थी। लोग परछाइयों की तरह चल रहे थे। उनकी त्वचा उनके शरीर से लटक रही थी। कोई मदद के लिए चिल्ला नहीं रहा था क्योंकि किसी में इतनी ताकत ही नहीं बची थी। ये तो नर्क जैसा मंजर था। और शहर का क्या हुआ? मतलब प्रशासन, अस्पताल सब खत्म। शहर का लगभग 70% हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अस्पताल तबाह हो गए थे। 90% से ज्यादा डॉक्टर और नर्स या तो मारे जा चुके थे या खुद बुरी तरह घायल थे। दवाइयां और पट्टियां लगभग खत्म हो चुकी थी। ये एक ऐसा मानवीय संकट था जिसका सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हिरोशिमा की इस तबाही के बाद भी जापान ने तुरंत आत्मसमर्पण नहीं किया। नहीं। इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन नाम का दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। हाँ, जिसमें लगभग 70,000 और लोग मारे गए।
2 परमाणु हमलों और उसी दिन सोवियत संघ के जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा के बाद जापान के पास कोई विकल्प नहीं बचा। आखिरकार 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर देश के आत्मसमर्पण की घोषणा की और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और जैसे ही युद्ध के मैदान पर बंदूकें शांत हुई, इतिहास की किताबों में एक नई बहस छिड़ गई। क्या ये जरूरी था? क्या ये नैतिक रूप से सही था? ये सवाल आज भी उतना ही चुभता है। बिल्कुल। और यहाँ से ये घटना एक गहरे विवाद का विषय बन जाती है। स्रोत में दोनों पक्षों के तर्क बहुत स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। तो चलिए पहले समर्थन वाले तर्क को समझते हैं। जो लोग इस बमबारी को सही ठहराते हैं, उनका सबसे बड़ा तर्क क्या है? उनका मुख्य तर्क है कि बमबारी ने युद्ध को तुरंत खत्म कर दिया और इस तरह जानें बचाईं। ये तर्क तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने भी दिया था। उनका कहना था कि जापान पर जमीनी हमला करने पर 10 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और लाखों जापानी मारे जाते। तो इस नजरिए से 2 शहरों को कुर्बान करके एक बहुत बड़े और खूनी संघर्ष को टाला गया। हाँ, उन्होंने इसे एक क्रूर लेकिन जरूरी कदम बताया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी नैतिक समस्या है। क्या लाखों जानें बचाने के नाम पर हजारों निर्दोष नागरिकों, बच्चों, औरतों, बूढ़ों को मार देना जायज ठहराया जा सकता है? यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है और विरोध का तर्क सामने आता है। आलोचकों का कहना है कि यह हमला सैन्य रूप से अनावश्यक और नैतिक रूप से अस्वीकार्य था। उनका मानना है कि यह आम नागरिकों का सामूहिक नरसंहार था, जो युद्ध अपराध के बराबर है। कई इतिहासकार मानते हैं कि जापान की नौसेना और वायुसेना लगभग तबाह हो चुकी थी। अमेरिका की लगातार हो रही बमबारी और नाकेबंदी ने उसे वैसे ही पस्त कर दिया था। और सोवियत संघ का भी तो एक एंगल था इसमें। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आलोचकों का कहना है कि जापान कुछ ही हफ्तों में वैसे भी हार मान लेता, खासकर जब 8 अगस्त को सोवियत संघ ने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस लिहाज से ये बमबारी सैन्य जरूरत नहीं, बल्कि सोवियत संघ को अपनी नई ताकत दिखाने और युद्ध के बाद की दुनिया में अपना दबदबा कायम करने का एक जरिया थी। तो ये बहस सिर्फ जाने बचाने या न बचाने की नहीं है, बल्कि इसके पीछे की भू राजनीतिक मंशा की भी है। एक ऐसा सवाल जिसका शायद कोई एक सही जवाब नहीं है। बिल्कुल, ये इतिहास के उन कुछ पलों में से हैं जहां सही और गलत की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। इस भयानक तबाही के बावजूद जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है हिरोशिमा का आज का स्वरूप। आज ये शहर शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण का एक वैश्विक प्रतीक बन चुका है। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय कहानी है। हाँ, ये शहर सचमुच राख से उठकर खड़ा हुआ है। युद्ध के बाद शहर के लोगों और सरकार ने इसे एक शांति स्मारक शहर के रूप में फिर से बनाने का फैसला किया। ग्राउंड जीरो के पास हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क बनाया गया है, जो दुनिया भर के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल जैसा है। और वहाँ आज भी वो एक इमारत खड़ी है जो उस दिन की गवाह है, एटॉमिक बॉम्ब डोम। हाँ, जिसे स्थानीय भाषा में गिनबाकू डोम कहते हैं। ये उन कुछ इमारतों में से एक थी जो धमाके के केंद्र के इतने पास होने के बावजूद पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। इसका ढांचा बच गया, इसे जानबूझकर उसी हालत में रखा गया है ताकि ये आने वाली पीढ़ियों को उस हमले की एक डरावनी याद दिलाता रहे। ये उम्मीद और चेतावनी दोनों का प्रतीक है। सही कहा। और हर साल 6 अगस्त को ठीक सुबह 8:15 पर पूरे शहर में शांति की घंटी बजती है। लोग 1 मिनट का मौन रखकर पीड़ितों को याद करते हैं। यह एक बहुत ही मार्मिक समारोह होता है जिसमें दुनिया भर से लोग शामिल होते हैं और परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने का संकल्प दोहराते हैं। तो आज इस विषय की तह तक जाकर हमने समझा कि हिरोशिमा की कहानी सिर्फ विनाश की नहीं है, ये इंसान के सबसे बुरे और सबसे अच्छे पहलुओं की कहानी है। ये विज्ञान की उस ताकत की कहानी है जो बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जब विज्ञान और तकनीक इंसान को इतना बड़ा विनाश करने की क्षमता दे देते हैं, तो उसके इस्तेमाल की नैतिक सीमाएं कौन और कैसे तय करता है? तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए इन्फो वर्ल्ड को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।